गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इसी एनर्जी के साथ करें अपने दिन का आगाज। क्या जहां पर आज आप हैं, जहां पर भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, वो करियर से मुतालिक भी हो सकता है, वो आपके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। जहां पर आज आप पहुंचे हैं कि यहाँ पहुंचने का सोचा था, प्लान किया था, यानी एक होता है ख्वाहिश करना, सोचना, ख्वाब देखना, लेकिन एक होता है अमली तौर पर कुछ करना। तो ये सवाल सबीन से मेरा आज है कि आज जहां पे आप हैं, मोहम्मद शुएब को होस्ट, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? नहीं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। मैं बाबा, मैं बुजुर्ग मैंने कहा मैं छोटी सी बच्ची, इतने बड़े अंकल, मैं कब कभी इनके साथ बैठूंगी, शो करूंगी। जी सही बात है। जैसे मैं मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब के साथ शो करता होता था। वैसे बड़े ऑनर की बात है उनके साथ। काश हमें आज के टाइम में हमें मौका मिल जाए। और जिस तरह इस शो की बुनियाद की अगर बात करें तो मुस्तनसिर हुसैन तारड़ जिन्होंने इस शो की बुनियाद भी रखी थी, राइजिंग पाकिस्तान की हम बात करें, तो इट विल बी एन ऑनर फॉर अस कि कभी वो हमारे शो पे भी आए। तो मुस्तनसिर साहब, वी रियली विश कि आप आएँ। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह और फिर भी जरा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ, जो इस आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे आप कभी मौजूद होते, मुझे लगता है मैंने सोचा था हमेशा से बहुत ऊपर ऊपर सोचती थी। पता नहीं, शायद मुझे अच्छे बहुत लोग मुझे एक बात कहते भी थे कि कहाँ तुम कहाँ जाओगी, इसके लिए तो ये चाहिए होता है, इसके लिए तो वो चाहिए होता है। लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर कि नहीं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ऑन स्क्रीन। ओके, अच्छा, आई नेवर थॉट ऑफ इट एक्चुअली। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, बल्कि मेरा ख्याल है कोई 23-24 साल तक प्रोबेबली, सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हाँ यूथफुलनेस बचपन नहीं होता। so, उस वक्त हाँ बचपन से लेके तब तक की बात की है मैंने। सो मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी हियर, यू नो, जहाँ पे आज मैं हूँ। सो एक तो ये कि मैं तो उस मामले में कहता हूँ लकी इनफ, और प्लस अल्लाह ताला की बड़ी देन है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे तो लगता है हम इस काबिल भी नहीं, चुके बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, पता नहीं मुझसे किस हद तक निभा रहे हैं। बट हाँ, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली अगर मैं टीवी के पर्सपेक्टिव से कहूँ, तो हाँ फिर मैंने सोचा भी था, फिर मैंने कोशिश भी की, फिर मैंने मेहनत भी की, वो एक सेपरेट स्टोरी हो जाती है। सो ये मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं उस तक पहुँचूँ और जहाँ तक आ जाऊँ, लेकिन अभी भी ज़्यादा ये तो सफ़र है, ये तो बल्कि मैं कहता हूँ आगाज़ है। मुझसे कोई पूछेगा अच्छा आप कब से कर रहे हो, मैं कहूँ 10-12 साल, तो मुझे कहते हैं टाइम है। नहीं, फॉर मी इट्स न्यू, इट्स पता नहीं चलता। ये भी आपने देखा, उसकी वजह ये होती है कि हम हर दिन कुछ नया कर रहे होते हैं। एंड देन मैं ये कहती हूँ जहाँ पर आप कंफर्टेबल होगे ना कि बस अब तो यही है, सब हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपका उस जगह पर वक्त बड़ा कम रह गया है। बिकॉज अगर आपको दुनिया इतनी आगे, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और अगर आप उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे तो आप भी रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन एक नया गोल सेट करें एंड कभी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई ना हो कि आज मैंने बहुत अच्छा किया और मैं आगे तो पता नहीं आज तो मैंने कैसा शो कर दिया कुछ। नो, मेरे शुएब की हमेशा ये आदत होती है कि हम हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देख रहे होते हैं। वी आर लाइक कि नो, ये इससे बेहतर होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए, अब हम ये करें, अब हम वो करें। तो हम हर दिन एक प्लान सेट करें और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वक्त का पता नहीं चलता। और प्लस आपको आपके आसपास ये ऐसे लोग होना जो गाइड भी कर रहे हो। जैसे सबीन मुझे अक्सर बताया कि शुएब अच्छा इसको इस तरह कर लेते हैं और बेहतर हो जाएगा, तो हम एक दूसरे को सिखा भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़े होते हैं। उसमें आपने किसी की टांग नहीं खींचनी होती, बल्कि आपने, मैं कहता हूँ कि सपोर्ट बनना होता है किसी के लिए। यार मिलकर आगे चलेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, एंड इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। एंड दिस पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट शुएब के कभी आप बताएं तो एक्सेप्टेंस भी अगले इंसान में। मतलब मुझे नहीं याद कि कभी आपने मुझे बताया हो कुछ कि नहीं सबीन तुमने ये बोल दिया, एंड मैंने कभी आगे से ये नहीं कहा कि नहीं आप, आई वाज लाइक ओके हाँ इसको ऐसे बेहतर करते हैं। सो मेरा ख्याल है आप लोग भी देखिए अपने अपने ऑफिसेज में जब होते हैं, अपनी अपनी डोमेन में काम करें, आपके कुलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द राइट पीपल हों। राइट पीपल वो होते हैं जो आप प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, वो लोग भी बिल्कुल ठीक नहीं होते जो कि क्रिटिसाइज ही नहीं करते आपको। इसका मतलब वो आपकी सिर्फ खुशामद करें। इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले दोस्त, कुलीग्स, लोग आपके आसपास मौजूद हो ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो हर दिन। कितनी अच्छी बात आपने किसी के देखें, एक वो शख्स जो आपके आसपास जो कि सब खुशामद करे कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड टू गो, वो भी गलत है। और एक वो जो कि क्रिटिसाइज कर रहा है, ओवर क्रिटिसाइज कर रहा है इन अ वे, इन अ नेगेटिव वे, आपको या इन अ वे कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सो हर चीज का एक तरीका होता है। There is always a decent way of communicating things. I always say this. तो अगर आपने किसी से कोई बात कम्युनिकेट करनी है, कोशिश करें पहले तो ये कि किसी मजमे में ना हो,
आप अलग से जब बैठे हुए हैं तो बात करें, डिस्कस करें, ताकि सीखने वाला जो कमल है वो आगे बढ़ सके। अदरवाइज अगर माहौल ऐसा होगा जिसमें अगला बंदा ऑफेंड हो जाएगा तो शायद आपके ताल्लुकात भी खराब होते हैं, चीजें आगे और वो सही चीज तरीके से बेहतरी की बढ़ती तरफ भी नहीं जा रही है। अच्छा, जो आज हमने सोचा कि जिस बारे में बात करें वो ये कि जिस तरह आपने मुझसे पहले पूछा, अच्छा मुझे बहुत सारे लोग थे बताने वाले कि अच्छा ये गोल सेट कर लिए, वो अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप पता नहीं जितना अक्सर ये होता है, जो आपने बात की ना शुएब, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, तो वाकई हर दिन एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही खत्म हो जाती है बाज़ औक़ात। देन इट्स अ रूटीन फॉर यू कि एक चीज़ रूटीन में एंड देन आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर दिन आपने बेहतर करना है। आप भी अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है ज़िंदगी का, और काफ़ी सारे लोग इर्द गिर्द आपको ये बताने वाले ज़रूर होंगे कि ये क्या सोच रहा है, हाँ ये कहाँ तक यहाँ तक पहुँच सकता है या पहुँच सकती है, तुम में कहाँ पोटेंशियल। अच्छा, इतने सबसे पहले इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देखो, रियलिस्टिक प्लानिंग करो, रियलिस्टिक गोल सेट करो। ऐसे इतने लोग आपको इर्द गिर्द मिलेंगे और ऐसे लोग बहुत कम आपको मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करें, आपके आइडिया, आपके ख्वाबों, आपके गोल में आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, जो तुमने गोल सेट किया है सिर्फ तुम एक राइट ट्रैक पे चलो और वो गोल तुम अचीव कर लोगे या कर लोगी। एब्सोल्युटली, उसके साथ खड़े हो जाएं। देखिए दो तरीके हैं, एक कि आप सपोर्ट करें, अगर नहीं करना चाहते तो stay calm, sit back, relax, let him or her do whatever she or he wants to do in his or her life, please. अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा खामोश रहें और साइड पे हो जाएं, उसे काम करने दें। बिल्कुल। और हाँ, उसके लिए नेक दुआएं जरूर रखें, नेक तमन्नाएं जरूर रखें। एनीवेज जी, आज के ही इस राइजिंग पाकिस्तान में कुछ ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात हमने करानी है जो कि इसी तरह से गोल सेट करते आए हैं, आगे बढ़ते आए हैं, नाम बनाते आए हैं, अपनी अपनी फील्ड में कराएंगे उनसे मुलाकात। लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। क्रिकेट का बुखार सब पर सवार हो जाता है जब कोई स्पेशली इवेंट आ रहा होता है, पर अदरवाइज भी व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो पाकिस्तान में तो वैसी क्रेज बहुत ज्यादा है। गली मोहल्लों में, ग्राउंड्स में, घर के अंदर, घर के बाहर। मैं अंदर भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबने बाकी बच्चे अंदर भी खेल रहे और होते हैं। हर कोई बड़े होके आप बच्चों से पूछे इनसे तो कहते हैं जी हम जी बाबर आजम बनना चाहते हैं, हम शाहिद आफरीदी बनना चाहते हैं, स्टार का नाम लेते हैं, अपने अपने फेवरेट प्लेयर का नाम ले रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये बनना है। तो वो जो आप क्रेज की बात कर रहे हैं ना, कि वो एक क्रिकेटर मेरा ख्याल है हर किसी के अंदर जरूर है, हमारे यंगस्टर्स में। हर किसी में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मेजॉरिटी में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग और स्पोर्ट्स में भी जा रहे होते हैं ना, उसमें भी नाम बना रहे होते हैं, और समटाइम्स आपका नहीं भी शौक होता स्पोर्ट्स से, बट जो आपने बात की क्रिकेट की, वाकई उसका तो बुखार वाकई मेजर हम कह सकते हैं सवार होता है। तो जो हम सवाल रखते हैं ना अक्सर कि अच्छा कैसे आप नेशनल टीम में पहुंच सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ख्वाहिश तो हर क्रिकेटर की ज़ाहिर ये होती है। ऐसे में डिफरेंट लीग्स भी चूंकि हो रही थी, उसमें हमें इमर्जिंग स्टार्स भी नज़र आ रहे होते हैं। अब कोई अपना फेवरेट बॉलर है उसको देखने के लिए ग्राउंड में जाता है, कोई अपने बैटर के ज़ोरदार छक्के देखने के लिए जा रहा होता है। तो ऐसे में अपने अपने फेवरेट प्लेयर को देखने की बात अपनी जगह, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे थे जब इवेंट्स हो रहे थे, चाहे वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो PSL का इवेंट हो, फॉर दैट मैटर बहुत सी और लीग्स हो रही होती हैं। ऐसे में आज एक ऐसे स्टार ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने PSL में भी 2 दफ़ा नुमाइंदगी की है। एक दफ़ा वो कराची किंग्स के साथ 2019 में, एंड देन इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स लेटर ऑन उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपनी टीम को। अदरवाइज भी क्रिकेट का उनका शौक, क्रिकेट का उनका जुनून, तो वो किस तरह से क्रिकेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। नाम है इनका अली इमरान, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और मीडियम पेस बॉलर हैं। और मैंने पूछा भी इनसे, मीडियम पेस बॉलर ज़्यादा होते हैं, कम होने का बहुत कम होता है, रेयर ब्रीड होती है ये। सो अ रेयर ब्रीड आई मस्ट से दैट। हमारे साथ मौजूद है अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सो यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, राइट? ऐसा नहीं था ये कि मेरे डैड का एक ड्रीम था कि यार हमारी फैमिली में ना एक क्रिकेटर होना चाहिए। तो उनके ड्रीम को फिर मैं लेके चला और फिर वो ड्रीम का पैशन बन गया। तो वो
एक जर्नी है, एक वो पूरा जो पैशन का जर्नी है ना, दैट इज़ अमेजिंग। जर्नी क्या है, शुरू कैसे किया? शुरू तो ऐसे ही किया कि बस घर में फादर ने एक बैट ला के दे दिया और वो खेलना शुरू किया। बट दैट एज ऑफ 4 उन्होंने एक मेरे साथ एक कोच लगा दिए थे और वो मुझे ट्रेनिंग वगैरह कराते थे। और क्योंकि हमारी फैमिली में मोस्टली पढ़ाने का ट्रेंड है हमारे, वो ज़्यादा जो है ना खिलाने खिलाने वाला वो होता नहीं कि बच्चा खेलेगा तो होगा ख़राब, तो वो हमारे वही कॉन्सेप्ट था। लेकिन वो वालिद साहब ने चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं यार हमारी फैमिली में एक स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। तो मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 5 से 6 साल का था। तो उसी वक्त से मेरे डैड ने मुझे क्रिकेट में डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जर्नी चलता रहा। अंडर 16, अंडर 19, फिर पाकिस्तान ए, शाहीन्स, 23, PSL, फिर इंटरनेशनल लीग्स। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जर्नी चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो जर्नी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान के लिए भी चलेगा। और मेरी ये पूरी कोशिश है, हम अपनी मेहनत करते हैं और करते रहेंगे कि अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, बेस्ट परफॉर्मेंसेस अपनी जरा वो शेयर करें हमारे नाजरीन से। कब कब आपने देखा कि अच्छा दैट वाज समथिंग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है? जाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट होंगे, अभी बेस्ट इज येट टू कम। शुभ भाई, बेस्ट परफॉर्मेंस जो मुझे बेस्ट लगती है ना, दैट इज़ मैंने एशिया कप के अपने डेब्यू में शो किया था इन 2018। वो सारी रात, आपको पता है कि फर्स्ट गेम एशिया कप आप खेलने जा रहे हैं। एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है कि इमर्जिंग प्लेयर के लिए, और आप इंटरनेशनली प्लेयर्स को आपने खेलना है, उनको करना है। तो सारी रात नींद नहीं आई, डैड से बात हो रही थी, बार बार कह रहे सो जाओ कुछ नहीं होता। ये मैंने कहा यार वाले साहब एक प्रेशर है, कुछ फील हो रहा है। बट वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मेरा मेमोरेबल है कि यार मैंने वो अपने डेब्यू पे शो किया। वो बहुत रेयर प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में जाके आप 100 स्कोर करते हैं, मैन ऑफ द मैच लेते हैं अपने कंट्री के लिए। तो वो एक डिफरेंट फील थी कि जब आप स्टार पहनते हैं तो वो एक हमारे में है भी है ना, वी ब्लीड ग्रीन। तो वो कंट्री के लिए कुछ करने की जो एक जज्बा है ना, दैट इज समथिंग अमेजिंग। वाकई जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है हम देख रहे थे परफॉर्मेंस शायद उस तरह से नहीं आ पा रही जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है। सो वो आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको सामने लाने के लिए ये जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अच्छा, प्रेशर फील आपको भी हुआ? बिकॉज अक्सर जो है वो क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा होता है कि जब आप कोई मेन इवेंट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि लोग देख रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस भी सारा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। वो आपके ऊपर था, कैसे आपने डील किया? देखिए, उसमें हमारी जो आवाम है ना, उसको जो हमारी आवाम का और हमारा क्रिकेटर्स का एक कनेक्शन है, वो इस तरह का ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि जिस तरह वो कहते नहीं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो वो हर उसमें आपके साथ खड़ी रहती है। तो वो एक आपको कहीं ना आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार नहीं, आपने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। तो प्रेशर्स के लिए तो हम लोग बने हैं बेसिकली। हमें ट्रेन ही इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि यार आपने इन प्रेशर्स को हैंडल करना है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, कंट्री देख रहा है। इवन कि अब क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि आप अगर घर से बाहर निकले, सब्जी वाले ने भी आपको कह दिया कि यार तुमने कल की शॉट कैसी खेली थी, तो यू हैव टू लिसन टू इट ना। तो वो एक बहुत एक मज़े का एक रिलेशन है हमारा। और वो प्रेशर को डील करते फिर वो ज़िंदगी भी बड़ी आसान लगना शुरू हो जाती है कि फिर छोटे मोटे फैमिली के प्रेशर और ये वो फिर बंदा फील ही नहीं करता। तो बेसिकली वो चीज़ ना आप ये कह लें कि बिल्ड इन तो नहीं होती है। हमारा बोर्ड हम पे बड़ा काम करता है, हमारे कोचेस हम पे बड़ा काम करते हैं, हमें मेंटली बहुत फिट करते हैं, हमारी मेंटली प्रैक्टिसेस वगैरह। इट इज़ अ टीम वर्क। ऐसा तो क्रिकेट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल गेम। समटाइम्स इट इज, जब एक बॉलर एक बैट्समैन को बॉल कर रहा है तो इंडिविजुअल गेम है। बट अगर आप एक कलेक्टिव एफर्ट देखेंगे तो दैट इज अ कलेक्टिव स्पोर्ट। इट इज नॉट लाइक के यार आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द गेम है। आप अगर नॉन स्ट्राइकर्स पे भी खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि यार आपने यू हैव टू वॉच द बॉल, यू हैव टू वॉच द फील्डर्स, यू हैव टू वॉच द अदर कैप्टन के वो क्या सोच रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ गोइंग ऑन इनसाइड। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब हम क्रिकेट की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ज़रा हमारी कोशिश भी होती है कि अच्छा इम्प्रूव हो हमारी टीम। जैसे हमने माजी में नाम बनाया, फिर से नाम भी बनाया, और T20 वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली हमने देखा भी कि उस पर काम हुआ भी। मोहसिन नकवी साहब का इनिशिएटिव, दैट वाज पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स। टॉप 25 प्लेयर्स मैंने कहूँगा कि जिसमें आप भी माशाल्लाह शामिल हैं। अब्दुल रज़ाक आपको हेड करें, उनको ज़रा ये चार्ज दिया गया था। सो ये जो फोर्स बनाई गई है, अब महीना तकरीबन हो गया इसमें। सो एक तो आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू फील बीइंग पार्ट ऑफ दैट स्ट्राइक फोर्स? उसके अंदर फिर क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे वो फ़ायदा देगी पाकिस्तान क्रिकेट को? शोभी, जो स्ट्राइक फोर्स बेसिकली बनी है ना, स्ट्राइक फोर्स इसके अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है वो बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। अब उस फास्ट पेस को मैनेज करने के लिए ना मोहसिन नकवी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हमने स्ट्राइक फोर्स बिल्ड करनी है। अब इसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस प्लेयर आएंगे और वो छक्के मारेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो उसमें प्लेयर्स के
किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए ना उसमें उसका एक पूरा प्रोसेस लगता है, जैसे कि उनकी मसल मेमोरी बनती है, स्ट्रेंथ पे काम होता है, मेंटल एबिलिटीज़ पे काम होता है। तो इस तरह की चीज़ें अब्दुल रज़ाक हमारे साथ कर रहे हैं, और अब्दुल रज़ाक इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो काम उन्होंने 25 साल पहले किए हैं ना, आज सारी दुनिया वो काम कर रही है और वो सक्सेस हासिल कर रही है। इसलिए अब्दुल रज़ाक हमें उन चीज़ों में देख रहे हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि उनके हमने जेसन होल्डर एक प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, मोस्टली प्लेयरों से जब भी मेरी बात हुई है तो वो ये कहते रहे हैं कि यार हम लोग अब्दुल रज़ाक की वीडियोस देख के आज पावर हिटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास वो लेजेंड्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, उठा रहे हैं, लेकिन और हम लोग यही कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव पीसीबी ने लिया है, हम यंग प्लेयर्स के लिए, जो हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने इंडल्ज किए हैं साथ, तो ये जो हम प्लेयर्स हैं हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और यही हो रहा है कि हमारी मसल मेमोरी बिल्ड कर रहे हैं, वो हमें पावर हिटिंग सिखा रहे हैं कि कैसे आप विद ईज, नहीं यानी कि ये नहीं कि बस जस्ट वॉच द बॉल एंड स्विंग इट, विद ईज आप जो है बाउंड्रीज को क्लियर करें बड़ा तरीके से। जी बिल्कुल, यानी अगले को लगे कि इसने तो आराम से कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, क्या इसी स्ट्राइक फोर्स में से हम पे प्लेयर्स नेशनल टीम में जाते हुए देखेंगे? बिल्कुल आप देखेंगे। और यानी कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि यार एक प्लेटफॉर्म, एक तरह का प्लेटफॉर्म है कि आपको पाकिस्तान की, हमें टोटल फैसिलिटीज़ पाकिस्तान टीम वाली हैं, हमारी होटलिंग, हमारी ईच एंड एवरीथिंग, टोटल हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, कैंप का वो इसी तरह का चल रहा है। इनिशिएटिव उन्होंने ऐसा ही लिया हुआ है कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम। तो बेसिकली हम लोगों को यही बताया गया है कि आप लोगों से ही यहाँ पे पाकिस्तान टीम को लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मेरा भी एक ड्रीम है कि मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, कि जब भी क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो लोग अली इमरान को भी याद यानी इसका मतलब इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल टीम तक पहुंचना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक माशाल्लाह पहुंचे हैं और आपने कई प्लेटफॉर्म से अपने आप को मनवाया भी। स्पेशली जो आपने एशिया कप की बात की कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने जब जाना और फिर सेंचुरी, तो आई मीन दैट्स टफ। और वो जो एंथुसियाज्म है ना, वो तो वैसे ही नजर आ रहा है कि नहीं ये कर दिखाना है। तो मेरा ख्याल है ये गोल सेट करना और उसको अच्छे से फोकस करके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। अली, किसको आप फॉलो करते हैं? अपनी गेम तो जाहिर है हर प्लेयर खेलता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस होती हैं, बट कुछ आइडियल होते हैं प्लेयर्स के, मैं उसको फॉलो करूं, मुझे उसका ये तरीका बहुत पसंद है, मैं उसको अडेप्ट करूं। आपके फेवरेट कौन है? अब मैं जिस तरह शुएब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आई एम अ रेयर ब्रीड ना, तो रेयर ब्रीड होता है कि बेसिकली क्रिकेट में कम होता है कि साथ में आप ओपनिंग बैटिंग भी करें और यू बॉल, यानी कि आप मीडियम पेस बॉलिंग भी करें। तो पाकिस्तान बहुत लैक भी करता है उन चीज़ों में ना। तो जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो तब मैं सिर्फ बैटिंग करता था, बट जब मैंने ये चीज़ देखी ना कि यार ये नहीं हो रहा है, तो फिर आई स्टार्ट वॉचिंग। मैंने अब्दुल रज़ाक को बहुत देखा, उनके साथ यानी कि उनके साथ मैं पहले खेला भी हूँ, फिर अभी लकी भी हूँ कि उनके साथ फिर काम करने का मुझे मौका मिला है। बल्कि पीटीवी से ही मेरा स्टार्ट हुआ है, मैंने पीटीवी से ही तो मैं और रज़ाक भी पीटीवी में ही थे, हम इकट्ठे थे साथ, और मेरा जर्नी शुरू हुआ जो क्रिकेट का बेसिकली। तो उनको बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ किया है, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हैं उनको काफ़ी कॉपी करने की कोशिश भी की है। फिर इंटरनेशनली काफ़ी, यानी कि जैक कैलिस हैं जिनको मैंने काफ़ी देखा है, कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो किया जाए। तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्किल पे जितना मैक्सिमम काम करना होता है कर रहा हूँ। फिर मेंटल, जिस तरह आप लोगों ने बोला प्रेशर का ना, वो मेन दैट इज़ अ मेन थिंग कि जब आप प्रेशर आ रहा है तो फिर आपका स्किल सामने आए। क्योंकि ये हमने देखा भी है, स्पेशली प्रेशर हैंडलिंग में कहीं ना कहीं हम लैग करते आए, जिसकी वजह से नुकसान भी हमने उठाया है। एट द सेम टाइम फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी हमने काफ़ी इश्यूज देखे हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जा रहा होता है प्लेयर, एकदम एक इंजरी होती है एंड उसके बहुत से इवेंट्स पर मिस हो जाते हैं। फिटनेस ऑब्वियसली वो काफ़ी हम देख रहे होते हैं, फिटनेस के इश्यूज। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं कि आपको ये इश्यूज ना फेस करने पड़े? शुएब भाई, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमन सी बात है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आप यू आर देयर, आपका माइंड कह रहा है कि आपने ये काम करें, लेकिन बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करी, तो आप कैसे वो एक काम करेंगे? तो उसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूं। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि आप जंक नहीं खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले रहे हैं, आप शुगर इनटेक अपना बहुत वो रख रहे हैं कि आपको हर चीज़ मॉनिटर कर करके चल रही है। अपनी स्लीपिंग पैटर्न का आपको पता होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं। इसी तरह जब आप फिज़िकली, हम लोग जब ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं तो हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जो हम पे प्रॉपर काम करते हैं, हमें बताते हैं कि यार किन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनसे हम इंजरी प्रिवेंशन, उस चीज़ को एक वर्ड एक यूज़ करते हैं हमारे फिजियोज़, कि हमें वो बताते रहते हैं कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इन चीज़ों को लेके चलना है साथ साथ। तो फिर हम कोशिश भी यही करते हैं कि साथ साथ हम अपने आप पे काम करते रहें ताकि आपको पता हो, अपने आप का, अपनी बॉडी का पता हो।
बिल्कुल सही है। और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अगले 2-3 सालों में? मैं लंबा अरसा इसलिए नहीं पूछा, चुके देखें आप काफी टिक हो चुके हैं ना, द नेक्स्ट टिक शुड बी द नेशनल टीम, तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ? शुभ भाई वो थोड़ा सा भी रिसेंट में ना मैं आउट ऑफ, वो कहते हैं ना कि कैमरे को फोकस में डालें, तो आई वाज आउट ऑफ फोकस ना, तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपना पूरा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आने वाले 10-1 सालों में ये आवाम मुझे बार बार देखेगी इंशाल्लाह टीवी पे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसा अल्लाह ताला का करम होगा मेरे पे, मेरे पेरेंट्स की बहुत दुआएं हैं, आप जैसे लोगों की जो आप लोग मोहब्बत करते हैं, अबव ऑल आपका अपना पैशन और उस पे मेहनत है जो आप कर रहे हैं। मेहनत सबसे बड़ी चीज है। सब जी, दुआएं भी बिल्कुल। काम होती हैं, सपोर्ट जरूर दे रही होती हैं, लेकिन आपकी अपनी मेहनत जा रहा है, जो डेडिकेशन आप शो कर रहे हैं, सो यू विल बी इन अ नेशनल टीम वेरी सून इंशाल्लाह। अरे मुझे तो लगता है बस ये 25 में से जो है ना सिलेक्ट होने हैं। क्या लगता है कितने सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, सुनने में तो यही आया कि 25 के 25 को खिलाएंगे वो। Really? 25 के 25 यानी इन 25 पे इतना इन्वेस्ट हो रहा है बेसिकली। आप बिल्कुल देखें ना, हो जैसे रहा है। आपने कहा कि बिल्कुल नेशनल टीम की तरह पे कैंप्स, उसी तरह की रूटीन, उसी तरह की आप पे प्रेशर कैसे आपने हैंडल करना है, तो आई एम श्योर के 25 के 25। और ये चूंकि आई थिंक बहुत प्रेशर रहा भी है क्रिकेट के मामले पर कि वी नीड न्यू पीपल, वी नीड न्यू टैलेंट, मौका मिलना चाहिए और लोगों को, एक मे बी एंटायर न्यू और टीम ऑफ उसके हाथ से पाकिस्तान। देखिए बड़े बड़ी नहीं कुछ पुराने प्लेयर्स अंदर है ना। देख रहे होंगे। आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि आप एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। अली बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके क्या जज्बात हैं? आपने तो बता दिया, अब बाकी भी क्या इतने ही उनके अंदर जज्बा है और वो इतने ही डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्क हैं? देखें, लाजमन सी बात है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पोर्ट्समैन खेल रहा है तो उसकी डेडिकेशन और उसके हार्डवर्क का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा, वो कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता होगा, प्रेशर्स को कैसे हैंडल करता होगा, चीज़ें कैसे मैनेज करता है। जिस तरह बहुत बड़ा नाम है अभी हमारी क्रिकेट का बाबर आजम, तो मैं उनसे जब मिला तो मैंने उनसे एक ही बात की कि लोग पूछ रहे हैं आप कवर ड्राइव कैसे मार रहे हैं, आप कट कैसे मार रहे हैं। मैंने कहा बाबर भाई मुझे ये बताएं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई थोड़ी बहुत कि यार आपको अपने गोल को ऊपर रखना है, ये हर्डल्स हैं। यानी कि जैसे कि आप इस्लामाबाद टू लाहौर जर्नी है, आप जा रहे हैं मोटरवे पे, तो बीच में हर्डल्स आएंगे, तो हर्डल्स को मत देखो ना, आप अपने गोल को देखो। तो तुम्हारा गोल क्या है? मैंने कहा जी गोल तो ये है कि खून भी निकले तो ग्रीन निकले, कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, क्रिकेट को वहाँ पे लेके जाना है। तो उन्होंने कहा जब क्रिकेट को वहाँ पे लेके जाना और खेलना वहाँ पे है ना, तो फिर सोचो भी उस चीज़ को कि बस यार क्रिकेट है। ये हर्डल छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें फिर तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनमें लग जाओगे, इन चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे, तो दैट विल हर्ट यू। ओके, कोई मशवरा शाहीन आफरीदी से भी लिया था? नहीं, शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट में खेला हूँ, मशवरा नहीं लिया उनको। मैंने ओवर में 3 चौके भी मारे हैं। शाहीन को 3 चौके भी मार दिए हैं। ज़बरदस्त अली, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर जर्नी। जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, बीच में उन्होंने देखे, खुद एडमिट भी करें कि आउट ऑफ फोकस बीच में हो, लेकिन अभी दोबारा से देखें फोकस में भी आ चुके हैं और उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीसीबी की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट है इन 25 प्लेयर्स पे स्पेशली, कि इन्हीं में से लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि क्रिकेट में फिर से हम बहुत आगे जाते हुए अपने इन प्लेयर्स को, अपनी इस टीम को इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। दुनिया में कम उम्र तरीन एक ऐसी लड़की जो कि यूएन की सेहत और क्लाइमेट के मामले में गैर सगाली की सफ़ीर हैं, आज वो हमारी मेहमान है जो कि शी इज़ पाकिस्तानी। सो कम उम्र तरीन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, नाम रोशन कर रही हैं, सेहत और क्लाइमेट के मैदान में काम कर रही हैं और बहुत से फॉरम्स पर, इंटरनेशनल फॉरम्स पर कॉन्फ्रेंसेस करवा चुकी हैं। तो ज़ाहिर है इन दो चीज़ों को लेकर जिस तरह वो चल रही हैं एट अ वेरी यंग एज, इट्स वेरी इनकरेजिंग।
अलीज़ा अयाज ने हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अलीज़ा, ये बड़ा एजाज़ है ज़रा कम उम्र तरीन पाकिस्तानी के तौर पर भी और दुनिया की भी कम उम्र तरीन एक ऐसी लड़की जो कि यूएन की गैर सरकारी की सफ़ीर है। सो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आई थिंक एक एक्सीडेंट था। शुरू से बहुत पढ़ाकू थी, पढ़ाई का बहुत शौक था। ज्योग्राफी वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का काफ़ी सुना हुआ था। जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो आई वाज इन लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे एक फ्रेशर्स फेयर के नाम से स्टॉल्स लगे होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट क्लब्स के। तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ थी, चाहे वो चेस सोसाइटी हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, कॉफ़ी सोसाइटी हो। तो मुझे एकदम से नज़र आया कि देयर इज़ नथिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, जबकि इतना बड़ा टॉपिक है। 2017 की बात है। न्यूज़ में हमेशा क्लाइमेट की बात होती थी, बट जहाँ तक हमारे नौजवानों की एक्टिविटीज़ हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक स्टूडेंट क्लब लॉन्च करूँ जिसका नाम क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी हो, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम नौजवानों को इस पे एजुकेट करें, अवेयरनेस करें और एक्शन में इन्वॉल्व करें। सो अलीज़ा, कितनी कामयाब आप हुई? कितने यंगस्टर्स को आपने सेंसिटाइज किया इस इशू के बारे में, और क्या क्या अचीवमेंट्स आपने फिर ली? आई थिंक हज़ारों की तादाद में हमने एजुकेट किया है। हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में तकरीबन 50 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में ओवर 200 to 500 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मुझे ये एजाज़ दिया गया कि मैं लेक्चर दे सकूं। तो मैंने तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो मास्टर स्टूडेंट्स के हों या बैचलर्स या PhD लेवल के, तो उन्हें जब एजुकेट किया काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया। फिर बाद में काफ़ी बड़ी काम किया, क्योंकि मेरा यकीन है कि आप कर लेते हैं बट उससे इम्प्लीमेंट करेंगे तो और आप सीखते हैं। यूएन ने कैसे पे किया आपको एज एन एम्बेसडर? मैं ये नहीं कहता कि काम बहुत ज़्यादा रहा है, बट स्टिल काम हो तो रहा है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, दुनिया भर में काम हो रहा होता है, बट आपको कैसे यूएन ने पिक किया एज एन एम्बेसडर? बिल्कुल, मैं कराची ग्रामर स्कूल में O लेवल स्टूडेंट थी। चाहिए वो उन तक पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल। सो ये एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है। जी, अलीज़ा, आप किस तरह देख रही हैं कि चेंज कितना आ रहा है अभी, और अगर ये चेंज ना आया आइंदा आने वाले कुछ सालों में, सो क्लाइमेट चेंज के कितने बुरे मजीद असरात, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हम देख सकते हैं? जी, आई थिंक इस इशू की असलियत ये है कि कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी, बहुत तेज़ रफ्तार से इफेक्ट होंगी। उसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक कंट्रीज़ हैं, और बहामास जैसे आइलैंड नेशंस हैं वो बहुत इफेक्ट होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो समंदर से उनका बॉर्डर है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मुख्तलिफ़ मुल्कों की, ख़ास तौर पे क्लाइमेट फंडिंग की, कि जो भी आप सलूशन बात करें, सर्वेलेंस और प्रिवेंशन मेजर्स हों या क्लाइमेट अडेप्टेशन मेजर्स हों, वो सब फाइनेंस से ताल्लुक़ रखती है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत ज़रूरत है इन पैसों की। मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ, मसलन कि COP27, वर्ल्ड अर्बन बैंक फोरम्स। तो वहाँ पे हमेशा जो सबसे ज़्यादा नेगोशिएशन होती है वो क्लाइमेट फाइनेंस पे होती है। कि आप प्लीज़ फ़ंड करें हमारे प्रोजेक्ट्स, ताकि हम अपने फॉसिल फ्यूल से फेज़ आउट हों और हम प्रिवेंशन मेजर्स कर सकें। तो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे वो चेंज लाना चाह रहा है, बट हमारी और बहुत प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक और हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम्स। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो बार बार साइड लाइन होती है। बट अगर आप इंटरनेशनल स्केल में भी देखें, यही चीज़ अमेरिका में हो रही है और UK में। 2 साल पहले क्लाइमेट वाज अ टॉप प्रायोरिटी, बट अब साइड लाइन हो चुकी है। अब पॉलिटिकल लीडर्स अपनी स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं। तो इस सेक्टर में हम कॉन्स्टेंट शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं कि अब प्रायोरिटी है, अब नहीं है। तो अभी भी ये स्ट्रगल है। वहाँ पे भी अगर प्रायोरिटी नहीं है, उसकी रीज़न क्या है? आई थिंक जो पॉलिटिशियंस आते हैं पावर में, तो उनकी एक एजेंडा होता है, उन्हें प्रूव करना होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लीडर्स की सोच मैंने देखी है ये, कि या तो आप अच्छा बिजनेस करें और उसमें एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं हो पाता, या फिर आप गरीब हों और एनवायरनमेंट का ख्याल कर सकते हैं। बट असल में यू कैन हैव सस्टेनेबल बिजनेसेस जो कि सेहत के लिए अच्छे हों, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि आपका क्लाइमेट उस तरीके से उस इम्पैक्ट ना आए। एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारी चीज़ें, जो भी चेंज होता है वो घर पे शुरू होता है। और मेरे नौजवानों को यही एडवाइस है कि बेशक छोटे काम करो, बट उन्हें कंसिस्टेंट रखो, रोज़ाना करो। अगर आप घर से निकल लें काम करने के लिए अपनी गाड़ी में, तो कोशिश करें तमाम काम एक ही चक्कर में कर लें। नहीं, यहाँ पे बहुत है कि हर बार गाड़ी बाहर जा रही है, हर छोटे काम के नान लिए। लेने जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, धनिया लेने जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हाँ, वॉक करने जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी में पार्क करेंगे और वॉक करेंगे। तो गाड़ी तो बहुत यूज़ होती है। आप और यहाँ पे आप देख लें, अनफॉर्चुनेटली स्मॉग
का जो एक बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल वो पंजाब बिल्कुल का बड़ा हमारे issue कार है ये। पोल्यूशन है बिल्कुल। अच्छा, और हर बंदे ने अपनी गाड़ी भी रखी हुई है ना, ये भी बड़ा मसला है। 2-3 थोड़ा सा गाड़ियां जो भाई status- हर बंदे हाँ, की। हर बंदे की दो गाड़ियां अब ये sometimes। एक अलग मामला है कि 2-3 गाड़ियां जैसे तो एक अफोर्ड करें वो बड़ी जी। बात हो रही होती है। बट जाहिर सी बात है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा अलीजा, एक चीज़ और कि बिकॉज आपने वॉलंटियर किया, राइट? जी बिल्कुल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या यंगस्टर्स हमारे वॉलंटियरिज्म की तरफ आ रहे हैं? अब क्या वो वॉलंटियर कर रहे हैं? बिकॉज हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है ना कि कोई चीज़ अगर आपने अपना गोल सेट करना है तो वो पैसा सेट करना है। आप कॉज को भी अगर लेकर आते हैं उसके अंदर जी। तो आप उसमें पैसा ही अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। अच्छा, ये पैसा आ जाएगा और उसके बाद हम इतना कमा लेंगे और फिर ये इम्पैक्ट जो है वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जी आपको किस तरह से मोटिवेशन आई कि नहीं वॉलंटियर करना इंपॉर्टेंट है, कॉज पे काम करना, और जो यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छी एक चीज़ हाईलाइट की है। हम नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि हम इतनी हमारे जो पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं हमारे एजुकेशन में, तो इट्स ओनली फेयर कि जब आप जॉब करो तो अच्छे पैसे कमाओ। और ख़ास तौर पे अब जब हम पे बहुत प्रेशर है, हमारी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में ख़त्म नहीं होती, मास्टर्स या PhD लेवल पे ख़त्म होती है, तो फिर यही एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छी सैलरी आएगी तो उसी करियर की तरफ जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि हमारा जो दीन है इस्लाम, उसमें हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। तो सफाई नफ्स ईमान है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि आप खुद साफ़ रहें, अपने माहौल को भी साफ़ रखें, घर से बाहर आप कचरा फेंक रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमारे बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दूसरी बात आपकी जो नेचर और नर्चर का एक्सपीरियंस है, आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखाते हैं, आपके जो माहौल है, आपकी टीचर्स, उनका अगर फोकस इन चीज़ों पे होता है, इस टॉपिक पे बात होती है, मसलन कि रिसाइकलिंग, सफाई पे, तो एक और चीज़ सबकॉन्शियस में आ जाती है। मैं डेफिनेटली क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने शुरू से मुझे कहा है कि अपने लिए तो कमा, बट हमेशा एक हिस्सा दूसरों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। तो ये एक ड्राइव थी, मेरी मोटिवेशन थी कि मैं और कॉजेज़ में कंट्रीब्यूट करूं। और डेफिनेटली बाज़ बार डर भी लगता था कि अगर ये करूंगी तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और यूनिवर्सिटी में बाज़ वक्त ऐसा होता था कि सिर्फ 4 घंटे सोती थी, पढ़ाई भी करनी थी, ये काम भी करना था, बट इन द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। दैट्स ग्रेट। कितना सेंसिटाइज होता देखा आपने इस टॉपिक को, स्पेशली इन द यूथ? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बढ़ा गया है, और इसकी 2-3 चीज़ें यही है कि आपको समझना होगा कि यूथ किस तरह चीज़ें सीखना चाहते हैं, किस तरह समझते हैं। अब सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ना वो वाला ज़माना नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे देखना है, हमें फ़न इवेंट्स देखने हैं, हमें लोगों से बात करनी है, नेटवर्किंग करनी है। तो जब हमने इस तरह के इवेंट होस्ट किए, लोगों से मुलाकात की, तब उनका इंटरेस्ट बढ़ा। और हर ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि वो कुछ थोड़ा सेल्फिश है, वो चाहता है कि मुझे भी कुछ मिले इन रिटर्न। तो जब वो ये एजुकेशन हासिल करते हैं या करियर पाथ्स या नेटवर्किंग से जो कनेक्शंस बनते हैं, तो उन्हें और मोटिवेशन होती है कि अच्छा दिस इज़ वर्थ माय टाइम। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। आपको कर रहे हैं ठीक है कंट्रीब्यूशन अपनी जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं कि मुझे इससे हासिल क्या हुआ या मैं इससे किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, बट जनरली भी आप जब कोई फ़ायदा हासिल करेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं आप अराउंड यू इन द सोसाइटी एज वेल। इंटरनेशनल इवेंट्स का होना और हमारी यूथ का कनेक्ट होना, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ से हैं, कुछ मे बी US से होंगे, कुछ UK से होंगे, कुछ डिफरेंट और खित्तों से होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज से होंगे। प्रॉब्लम ठीक है मोर लेस सेम होती है, लेकिन उसके डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट डायनामिक्स होंगे, डेवलप्ड नेशंस के थोड़े डिफरेंट डायनामिक्स होंगे, तो आपस में एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। मैं ये मसला फेस कर रहा हूँ, आप मसला फेस करें, अगर आपने ये मसला फेस किया तो आपने कैसे टैकल किया। जैसे अगर हम स्मॉग की बात करें, चाइना में ज़रा ये फिनोमेना बहुत पुराना, उन्होंने उस पर काम किया, सो ज़रा हम एक दूसरे से सीखते भी हैं। सो आप ये भी माहौल देखती हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में एक दूसरे से सीखने का? बिल्कुल, आई थिंक और डेफिनेटली एक इम्बैलेंस है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर मुल्क ने बहुत तरक्की की हुई है, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो कम सुनते हैं दूसरे लोगों को, और यहाँ पे एक गलती पैदा होती है जिसका इफेक्ट क्लाइमेट पॉलिसी, हमारे जो क्लाइमेट मेजर्स है उसमें आप देख सकते हैं। हमारे क्लाइमेट नेगोशिएशन में अक्सर ये होता है कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं 12-12 घंटे, बट इन दी एंड हम एग्रीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। तो मैंने ऐसा देखा है कि खंटो पाकिस्तान जैसे ममालिक जब हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपना तमाम पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, तमाम फैक्ट्स स्टेटिस्टिक्स दे सकते हैं, बट एट द अदर एंड ऑफ द टेबल यू नीड समवन हु इज़ ओपन माइंडेड, जो कि आपको सुन सके और समझ सके।
ये इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आप अडॉप्ट भी करें। लेकिन क्या ऐसा माहौल भी आपने देखा कि आपको जिसमें नजर आया अच्छा ये जो मुल्क है ये ज़्यादा फोकस नजर आ रहा है क्लाइमेट को लेकर और ये मुल्क थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है इस मामले को, ऐसा माहौल भी देखा आपने? जी, आई थिंक सो। आई थिंक अल्टीमेटली हर मुल्क में बहुत अच्छे हैं, बहुत ड्रिवन लोग भी हैं और बहुत डिस्कनेक्टेड लोग भी हैं। तो आई थिंक एक मुल्क का एक नुमाइंदे से उसकी प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करना फेयर नहीं है। फेयर नहीं है, तो ये भी मैंने एक सीखा है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर लीडर ऐसा है तो कंट्री भी ऐसी है। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, जो एक चीज़ जो हम अक्सर देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोटेस्ट हो रही होती है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो कर रहे होते हैं जी। अब आई डोंट नो, मैं आपका एक इसमें ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगी जी। एक इतनी नायाब पेंटिंग है उस पे पेंट गिरा देना, जी। कोई इवेंट है, कोई रनिंग, हम कुछ मैराथन्स देख रहे होते हैं उस दौरान आकर बिल्कुल। कोई हसल क्रिएट कर देना, बिल्कुल। इस तरह की हमने बहुत सारी देखी है कि वो प्रोटेस्ट होती हैं और वो पीसफुल बिल्कुल भी नहीं हो रही जी। डू यू थिंक कि इससे मसला हल हो सकता होता है या फिर जो ये एक तरीका बड़ा ज़रूरी है कि डायलॉग हो, बातचीत हो, पॉलिसी हो, उसके बाद हर सेक्टर के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो, क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशंस हो, क्या ये बेहतर तरीका होता है या मामला इतना बिगड़ चुका है कि अब लोगों को अवेयर करने के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी हो गई है कि आपने कोई मेगा इवेंट जो है उसमें अटेंशन सीख करनी है या करवानी है क्लाइमेट चेंज की तरफ और किसी भी तरह की प्रोटेस्ट कर देनी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देयर इज बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों तरफ की आप पिक्चर देखें। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा सक्सेस हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, जो कि फॉसिल फ्यूल से उनकी एनर्जी आती थी, उन्होंने मेरे 3 साल में उन्होंने फाइनली एग्री किया कि हम फेज़ आउट करेंगे। और उस दौरान काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कैंपेन स्टूडेंट्स की जो कि इस तरह के काम कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा प्रोफेसर्स को लॉक कर दिया था और काफ़ी वैंडलाइज किया था, पोस्टर्स वगैरह डाले थे, तो हर तरह की अप्रोच एम्प्लॉय की थी। पर जो मेरा सक्सेस आया वो यही था, मैंने कंटिन्यूस ईमेल्स की और जब एक बंदा रिप्लाई नहीं करता तो दूसरे दरवाजे पे नॉक आपने करती सही थी। रास्ता चुना। बिल्कुल। तो बहुत दरवाज़ों पे जब मैंने नॉक की तो कोई ना कोई एक खुलता था, काफ़ी टाइम लगा, पर फाइनली जब मुझे वो सीट मिली कि मैं अपने चांसलर से बात कर सकूं और उसको मैंने कंटिन्यू रखा अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो उससे मुझे ये हासिल हुआ कि डिप्लोमेटिक कनेक्शन बना। उन्होंने हमारी बात समझी और वही बात आ जाती है कि एवरीवन इज़ सेल्फिश, उन्हें क्या मिलेगा इस चीज़ में, उनके लिए तो ये दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, लोगों की पढ़ाई हो, उन्हें पैसे मिले एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। पर मैंने उन्हें समझाया कि जो नई रेगुलेशंस और रूल्स और उसके मुताबिक अगर आपको और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, क्लाइमेट एक बड़ा टॉपिक है, तो मुझे काफ़ी पिच करना पड़ा। उन्होंने वो बात समझी और इस चीज़ से सक्सेसफुल हुए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एक ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने पूरा डाइवेस्ट किया विद इन 3 ईयर्स। ग्रेट। तो बहुत बड़ा सक्सेस है। कोई मैसेज आप देना चाहती हो हमारे सुनने वालों को विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लाइमेट चेंज? आई थिंक जो मैंने अर्लियर बात कही थी कि आप अपना एक्शन घर पे शुरू करें, Yes. लोगों से बातें करें और अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट करें। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है तो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें। बहुत शुक्रिया लीजा, साथ मौजूद थी आप। Thank you very much. थैंक यू सो मच। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन यूफोन 4G। फोन कहाँ गया? बाबर्स फोन लॉस्ट। आपकी ताज़ा खबर। फोन कहाँ है? कुछ याद आया। आखिर क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहते हैं वेलकम। हम अक्सर अपने बड़ों से सुन रहे होते हैं कि अच्छा मुझे दर्द है, समटाइम्स हमारी माएँ कह रही होती हैं अच्छा शोल्डर पेन है, समटाइम्स किसी और दर्द की शिकायत की जा रही है, साथ एक और जुमला भी होता है, बस पुत्र अब एज के साथ चलता रहेगा ये, अब हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही है। अच्छा, अब मजे की बात ये 30-30 साल के लोग जो हैं 35 वो कहते हैं जी अब 30 के बाद तो यही होता है, 35 के बाद तो अच्छा 40 तो ऐसा बुढ़ापा तारी हो जाता है ना हमारे ऊपर कि 40 साल के हो गए तो अब तो बस ज़िंदगी का मकसद ही शायद ख़त्म हो गया। हम अपने आप को खुद हमने काफ़ी हद तक बीमार किया हुआ होता है, बिकॉज अगर कोई मसला होता है हम उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते या सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते और सही ट्रीटमेंट्स नहीं ले रहे होते। ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सही ट्रीटमेंट लेके उस चीज़ को वहीं पर फिक्स कर लें। लेकिन हमारा थोड़ा सा मसला ये होता है कि हम उसको प्रोलॉन्ग कर करके फिर जब हम कह रहे होते हैं क्रोनिक पेन्स जो हमें होती हैं कि ये क्रोनिक हो चुकी है। तो अच्छा इसमें एक चीज़ और भी होती है कि वो जी एक ही डॉक्टर ना बस तय कर ली है मसला ए है, मसला बी है, मसला सी है, मसले इन्हीं के पास जाना है। नहीं होता है ना, क्या करें। नहीं, आई मीन दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड एज वेल। समटाइम्स आपको कोई डिफरेंट मसला भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके जी वो मेरे मामू के पुत्र को ये हुआ था तो मैं उस डॉक्टर के पास उसको लेके गया था, तो हो सकता है आपके साथ कोई इशू और हो। सो प्लीज अपने इशू के हिसाब से डॉक्टर को डिफाइन किया करें। एट द सेम टाइम जो क्रॉनिक पेन की आपने बात की, ये जो दर्द है देखें दो तरीके, एक कि आपको कोई दर्द है या तो आप उसका सही तरीके से इलाज कर लें एंड मूव ऑन, एक है कि आप उसके साथ जिंदगी गुजारें। दोनों में से क्या तरीका आपने अडॉप्ट करना है? मेरा ख्याल है पहला वाला ज्यादा ना करें, दूसरा वाला ना, गलत बात है ये। तो आज इसी मामले में हमने गुफ्तगू करनी है कि किस तरह की तकलीफ, किस तरह का दर्द हो तो आपको जाना चाहिए एक ऐसे डॉक्टर के पास जो कि उसका स्पेशलाइज्ड है। सो हम आज बात करेंगे इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की। इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जाहिद रुस्तम साहब। मुख्तलिफ और ममालिक में इनकी प्रैक्टिस भी रही है, इनके बड़े ज़बरदस्त इनके काम हैं, तो आज हमें ये गाइड भी करेंगे और आपके लिए बेसिकली ये सेगमेंट है ताकि आप समझ पाएँ कि क्या हो तो आपको इनके पास या इन जैसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर ये इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट टर्म बहुत से लोगों के लिए आई एम श्योर की होगी, थोड़ा सा बताएंगे सर ये व्हाट मेक्स यू इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट? जी देखें, आपके घर में अगर आपको दर्द हो तो द पेन मैनेजमेंट स्टार्ट्स एट योर होम। ठीक है, आपकी मदर करना शुरू कर देती हैं, आपकी वाइफ हैं तो वो करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अगर वहाँ से आप नहीं ठीक होते तो आप बाहर फार्मेसी से कोई मेडिकेशन ले लेते हैं। सही। वहाँ से नहीं ठीक होते तो आप जीपी के पास चले जाते हैं, जीपी से नहीं ठीक होते तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाते हैं। तो पेन मैनेजमेंट तो सारे करते हैं, सही, बट ये सारी पेन मैनेजमेंट ब्लैंकेट पेन मैनेजमेंट होती है। एक्चुअली घुटने में दर्द है तो जो भी डॉक्टर है या वो ये मालूम नहीं करेगा कि दर्द कहाँ से आ रहा है। ओके, ठीक है, तो अ पेन स्पेशलिस्ट और एन इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स। ठीक है, और यूजुअली 2-3 फील्ड्स के लोग होते हैं जो इसमें जाते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी है या फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब है या न्यूरोलॉजी वाले लोग हैं, ये जाते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली एक पेशेंट है जिसको एक जीपी ने शियाटिका लेबल कर दिया, दैट्स नॉट शियाटिका फॉर अस। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जी उसकी कौन सी नर्व रूट जो है उसके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से उसका कमर का दर्द है और टांग में जा रहा है। और देन वी विल डिवाइस अ ट्रीटमेंट जो कि उसको बड़ी स्पेसिफिक हो और जो ट्रीटमेंट है वो उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे प्रॉब्लम है और जो पेशेंट है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाए एंड अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो इट्स वेरी इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, it involves how to make a very specific diagnosis and then how to manage that जो भी आपका प्रॉब्लम है। एंड यूजुअली वी यूज नीडल्स, ठीक है, इंजेक्शंस, इमेज गाइडेड, एक्सरे के नीचे, अल्ट्रासाउंड के नीचे। द आइडिया इज़ टू पुट द मेडिकेशन वेरी क्लोज टू द साइट ऑफ पैथोलॉजी, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसके बिल्कुल करीब जाके आपने इलाज करना है। या तो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है या नर्व जो है उसके जो सिग्नल्स पेन के जा रहे हैं उनको ब्लॉक करना है या उनको मॉड्यूलेट करना है। तो बेसिकली इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वंस यू बिकम अ पेन स्पेशलिस्ट और टू बी मोर स्पेसिफिक यू बिकम एन इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट। ओके डॉक्टर साहब, वैसे जनरली किस तरह के पेशेंट्स आपके पास? देखें जी, वी कांट सी एवरीवन। दर्द तो बहुत कॉमन है ना, एवरीबॉडी हैज़ पेन। शायद हम यहाँ जो लोग बैठे हुए अभी भी किसी को 2-4 को दर्द हो रहा हो, तो अगर हम सारे मरीजों को देखेंगे तो हम सबको नहीं देख सकते। क्योंकि कुछ जनरल भी तो होता है, मतलब आपको वीकनेस होगी, आप खुद से जी सर दर्द है या
टू बी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर मैं दूं तो ऐसा दर्द जो ठीक नहीं हो रहा, 3 हफ्ते हो गए ओके, हैं, यानी कोई ठीक आपको नहीं। तकलीफ है जी, और वो जी। समहाउ नहीं ठीक हो रही, मे बी जी। आपने पेन किलर्स भी लिए हैं बट समहाउ वो नहीं जी ठीक हो रही है। जी बिल्कुल, ओके। वो ठीक नहीं हो रही, 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया है आपने जो है। और प्लस एक चीज़ और ज़रूरी है जो हम अपने डॉक्टर्स को सिखाते हैं, रेड फ्लैग्स ना हो, ठीक है जी। ओके, सपोज किसी को कमर में दर्द है और सबसे पहला काम जो है वो मरीज़ के रेड फ्लैग्स देखना है। जैसे कि अगर मरीज़ को पेशाब पखाना करने में दिक्कत हो रही है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग, इट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। ओके। अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, उसको पट्ठों में कमजोरी हो रही है, तो दीज आर रेड फ्लैग्स, दे शुड सी अस एज अर्ली एज ये पॉसिबल। इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। आई थिंक हम इसको थोड़ा सा अगर यूं कर लें कि हम बारी बारी पेन को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द बैक पेन, बड़ा कॉमन है, चाहे मिडिल एरिया में हो रही है चाहे लोअर बैक हो रही है। तो बैक पेन के जो मरीज होते हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि जो आपके पास आ सकते हैं कि कैसी बैक पेन हो, कितने अरसे से बैक पेन हो तो आपके पास आए, और फिर जब आपके पास आते हैं तो क्या किस तरह से हिस्ट्री ली जाती है, कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे इलाज होता है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि वी शुड नॉट सी ऑल द पेन, ठीक ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेन खुद ही चले जाते हैं, Right. ठीक है ना, और रेड फ्लैग्स नहीं होने चाहिए। मगर एक पेशेंट है जिसको 3 हफ्ते से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो गई है और वो उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा, यह दर्द इतना शदीद है जो आपको रोज़मर्रा के काम नहीं करने दे रहा, तो दीज आर दी पेशेंट विच शुड सी अस, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जिसको आम जुबान में शियाटिका कहा जाता है जी। बेसिकली शियाटिका इज़ एनी पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बैक एंड गोइंग इनटू द लेग विद नमनेस एंड टेनिंग, ठीक है ना जी। तो ये यूजुअली हमारी जो बैक है उसमें वर्टिब्रीज होते हैं, मोरे जिनको कहते हैं, उनके दरमियान में डिस्क होती है। अगर वो डिस्क स्लिप हो जाए और वो नर्व को इरिटेट करे तो उसकी वजह से बहुत सीवियर किस्म का दर्द होता है जो कमर से होता हुआ टांग में जा रहा होता है। ऐसे दर्द को भी अच्छी जगह में पहले दवाइयों से और फिज़िकल थेरेपी से ठीक किया जाता है। मगर अगर ये ठीक नहीं हो रहा होता तो फिर दीज पेशेंट शुड सी अस, ताकि हम उनकी एक्यूरेट डायग्नोसिस करके वी शुड डू अ प्रोसीजर, ताकि उनका दर्द जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके एंड दे शुड गो बैक टू देयर वर्क। टीका लगता है इसमें? इट डिपेंड्स, ठीक है जी। पहली चीज़ तो ये है कि जी वी हैव टू मेक अ वेरी एक्यूरेट डायग्नोसिस। ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं करता जाऊँ कि MRIs जो होती हैं जी, एवरीबॉडी हु कम्स टू अस दे कम टू अस विद एन MRI। आप मेरी एक गर्दन की MRI मेरे उस पे है, उसमें 3 जगह पे डिस्क निकली हुई है, दैट डजंट मीन कि मैं उसका इलाज करूँ। अच्छा जी, डिस्क आपकी भी शायद निकली हो, इनकी भी निकली हुई हो, बट यू हैव टू मेक अ क्लिनिकल कोरिलेशन। तो पहले आप अपनी डायग्नोसिस करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं MRI के साथ, ठीक है। Okay. दे शुड कंसीडर, अपने आपस में उनको मिलना चाहिए। पीपल विल हैव 2 days, 3 days, 4 days, ठीक है। वी शुड नॉट ट्रीट ऑल दोज 3-4 days अनलेस देयर इज एन इशू। जी। इसके अलावा नॉट ऑल द बैक पेन जो कमर से स्टार्ट होकर टांग में जा रहे होते हैं वो डिस्क की वजह से होते हैं। एक हमारा जॉइंट है जिसको हम सैक्रोआइलिक जॉइंट कहते हैं, उसका दर्द भी बिल्कुल कमर से स्टार्ट होता है और टांग में जा रहा होता है। इसी तरह हमारी कमर में छोटे छोटे जोड़ होते हैं जिनको हम फिसेट जॉइंट्स कहते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन। 30% ऑफ द पॉपुलेशन, ख़ासकर जो 50+ वाले लोग होते हैं, उनमें जो रीज़न फॉर बैक पेन इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द फेसेट जॉइंट्स, ठीक है। और जब आप एक MRI के साथ मरीज़ आता है और अगर आप मरीज़ का मुआयना नहीं करते, उसकी हिस्ट्री ठीक तरीके से नहीं लेते, तो यू कैन बी मिसगाइडेड, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनकी अननेसेसरीली सर्जरी कर दी जाती है कि कर देते हैं, ठीक है ना जी। एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर 100 पेशेंट्स हैं उसमें से 95% पेशेंट्स जो हैं वो दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरवेंशन से ठीक हो जाते हैं। 95 ओनली 5% पेशेंट वुड रिक्वायर सर्जरी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका अपोजिट है। पहले सर्जरी करवा लो उसके बाद। जी जी जी। और वो अक्सर सर्जरीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं, उनको फेल बैक सर्जरी सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो सर्जन्स हैं वो ये नहीं देखते कि दर्द की सोर्स क्या है, दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन MRI। यही वजह है कि सर्जरी के नाम से, स्पेशली जब हम लोअर बैक पेन की बात करें, लोग बहुत घबराते हैं क्योंकि एक डेवलप हो गई है ये परसेप्शन के सर्जरीज फेल होती हैं। आपने खुद कह दिया कि सर्जरीज फेल होती हैं जी, पर देखिए अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूरी है, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कार्डियक वाइनर सिंड्रोम, जिसमें पेशाब पखाने पे कंट्रोल ख़त्म होने की
प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ एन एमरजेंसी। अगर आप इसमें सर्जरी नहीं कर सकते तो यू माइट लूज़ योर एबिलिटी टू वॉक। आपका यूरिन या आपके पखाने पे कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। सो दिस इज़ एन एमरजेंसी, इसमें सर्जरी होनी चाहिए। इसी तरह वो वाले मरीज़ जिनकी नर्व्स इतना उन पे दबाव आ जाता है कि उनके मसल्स वीकनेस या वेस्टिंग शुरू हो जाती है, दे रिक्वायर सर्जरी, उनकी सर्जरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह वो पेशेंट्स जिनमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही, फिज़िकल थेरेपी काम नहीं कर रही, हम जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं या प्रोसीजर्स करते हैं वो काम नहीं करते, फेलियर हो गया है, मरीज़ अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर सकता, दैट इज़ अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि हम जैसे लोग स्पेशली ख़वातीन की बात करें, लोअर बैक पेन, और वो इतना मुसलसल उनको इतने अरसे से होता है कि वो अक्सर हम इग्नोर कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने बताया ना कि बाद में भी हो सकता है कि जब आए तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब तक एमरजेंसी ना हो नहीं आ रहे होते, या जब तक बात बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं गई होती तब तक नहीं, लेकिन बहुत सारे दर्द आपने कहा कि उनको ट्रीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि मरीज़ को शुरू से ही मसले को पकड़ लेना चाहिए और डॉक्टर को ही विजिट करना चाहिए, सो दैट जो नर्व काफ़ी डैमेज हो जाती है, हम जा रहे होते हैं तो हम उससे पहले, उस मसले को बिगड़ने से पहले उसको हम सॉर्ट आउट करें? जी देखें, एक तो जब भी नर्व इन्वॉल्व होगी तो वो पेन हल्का फुल्का दर्द नहीं होता, अच्छा, वो काफ़ी स्वेयर पेन होता है। वो यूजुअली कमर से शुरू होता है और टांग में जाता है और टांग में कोई ना कोई जगह नम हो रही होती है। ठीक है जी। ऐसे पेशेंट को भी इनिशियली दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से ट्राई करना चाहिए, मगर अगर वो नहीं ठीक होते तो हमारे पास जिस दर्द की आप बात कर रही हैं कि क्रॉनिक लो बैक पेन, ये मोस्टली जो है ये ख़वातीन में बेसिकली आफ्टर प्रेगनेंसी उनके जो लिगामेंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से ढीले हो जाते हैं, अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल सही। तो उसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो फिर चाइल्ड बर्थ के बाद कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं करती। अगर कोई एक्सरसाइज करती भी हैं तो वो रनिंग करती हैं या वॉक करती हैं। अब आप बताएं, आप में से जो लोग जिम जाते हैं, इफ़ दे हैव टू डेवलप देयर बाइसेप्स, व्हाट वुड दे डू? दे विल रन। और या इसी तरह एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज अगर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो मसल्स कभी भी दोबारा से बेहतर नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, और ये पेन जो है ये बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो पोस्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना जी। वेट लिफ्टिंग जो है, दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन कॉज कि जी आपकी डिस्क रप्चर हो जाए और उसको आप बेसिकली आपने देखा होगा कि जी जो वेट लिफ्टिंग वाले भी लोग हैं वो ऐसे कभी भी नहीं उठाते, यूजली दे सिट डाउन और उसके बाद उठाते हैं, बिकॉज अल्लाह हैज़ नॉट डिज़ाइंड आवर बैक कि हम उसको इस तरह उठाएं। ठीक है ना। तो उसके लिए बैठना पड़ता है और फिर वज़न को उठाना पड़ता है। आई यूजली टेल माई पेशेंट्स के टार्जन साहब जो हमारे हैं ना बचपन के, अगर वो भी गलत तरीके से वज़न उठाएंगे तो उनको भी टार्जन साहब भी आपके पास ही आएंगे उनको भी शैटिका हो जाएगा। तो ये अर्गोनॉमिक्स और कमर का ख्याल करना और एक्सरसाइज करना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हम कोई अगर प्रोसीजर करते भी हैं तो हम पेशेंट को ऐसे नहीं जाने देते, वी वांट हिम to be in an active rehabilitation program. Okay. और usually we send them to physical therapist. तो वो उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेस बता देते हैं, करा देते हैं, और आजकल तो आसान है, आप नेट से भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट एक आध दफ़ा आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। आप एक दफ़ा सीख लें सही तरीके से, और स्पेशली गूगल पे रिलाई, यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स देख के, क्योंकि अगर एक्सरसाइज इज़ लाइक टेकिंग मेडिकेशन, इसका ड्यूरेशन है, इसकी टाइमिंग है, इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है ना जी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज़ या तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा या उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, रैंडमली आपने गूगल से देख के आपने एक्सपर्ट से राय लेनी है, सीखनी है, और उसके बाद परफॉर्म कर सकते हो। सब घुटनों के दर्द की अगर बात, हाँ जी, घुटनों का दर्द जी वेरी कॉमन। हमारी प्रैक्टिस में हम जो ज़्यादा मरीज़ देखते हैं वो एल्डरली होते हैं, और उसमें ख़वातीन ज़्यादा है। जी ख़वातीन जी। बेसिकली एक कंडीशन जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, बेसिकली ये क्या है, ये वेयर एंड टेयर है। तो हमारे जो घुटने हैं ये दो हड्डियां हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, दरमियान में आप समझ लें नरम हड्डी कहा जाता है या कार्टिलेज कहा जाता है। अब विद एडवांस एज और वो लोग जिनकी टांगें टेढ़ी होती हैं, वज़न ज़्यादा होता है, तो ये घिसना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से दर्द आता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब बोन ऑन बोन, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बोन ऑन बोन, इसको हम ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो बेसिकली हमारी प्रैक्टिस में हम ये वाले मरीज़ ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा और पेशेंट्स भी हैं जिनको
घुटनों में दर्द हो रहा होता है, मगर वो उसका वो रीज़न होता है, वो दैट्स इजी टू मैनेज। सही। मगर ये वाले पेशेंट्स जो जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है, ये थोड़े से चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं। ओके, क्या इसमें नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन जी होती है? देखें, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको कहते हैं नी रिप्लेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। Okay. अब एक मिथ ये है कि जी ये यंग लोगों के लिए होता है, बूढ़े लोगों के लिए। इनफैक्ट इट इज़ फॉर ओल्ड एल्डर पीपल, ठीक है। यंग को तो नहीं लगाते इसलिए कि उस जो प्रोस्थेसिस डालते हैं उसकी भी एक एज है। ओके, और जो यंग पेशेंट्स है, ही हैज़ लाइक 30-40 ईयर्स टू लिव, उसमें शायद उसको 2 दफ़ा रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। ओके। तो इसलिए अगर किसी यंग आदमी को, तो उसको आगे लेके जाया जाता है ताकि एक ख़ास एज के बाद उसकी रिप्लेसमेंट जितना डिले कर सकें जी। उसको। मगर एल्डरली जो है, ये उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा क्या ऑप्शन जी होती है? देखें, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होंगे जो मेडिकली फिट नहीं होंगे, ठीक है। एल्डरली है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि जी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक लंबा चौड़ा एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद मरीज़ को बेड पे लेटना पड़ता है। तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो मेडिकल इलनेसेस की वजह से एनेस्थीसिया नहीं ले सकते। एनेस्थीसिया नहीं ले सकते तो उनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह बहुत भारी भरकम पेशेंट्स हैं, मोर देन 110 kgs हैं, उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है जी। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं अब कब्र में हम स्टील के जोड़े घुटने लेके जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। वी ट्राई टू कन्विंस देम, बट नहीं होते हैं। फिर अब एक कॉस्ट का बड़ा वो है जी। a knee replacement in Islamabad would cost you around 8 लाख से 12 लाख। ओके, सो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनको हम एक और ट्रीटमेंट का बताते हैं, जो आप समझें कि मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसके दरमियान में। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी नर्व एब्लेशन। ओके, ठीक है, लंबा सा नाम है, हाँ, वो बट मुश्किल टू सा भी था। सिंप्लीफाई इट, ये ऐसे ही है जैसे आपके दांत में दर्द हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो रूट कैनाल कर दें। बिल्कुल। ठीक है जी। रूट कैनाल से क्या होता है, दांत तो ठीक नहीं होता मगर दर्द कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो वाली नर्व्स जो दिमाग तक दर्द को लेके जा रही हैं उनको आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह घुटने में 1 2 3 4 नर्व्स होती हैं, उनको हम एक्सरे के नीचे देखते हुए या अल्ट्रासाउंड के नीचे देखते हुए एक ख़ास मशीन के साथ, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर कहा जाता है, उसके साथ हम वहाँ पे पहुँच के उन नर्व्स को डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, अब घुटना अंदर से तो ठीक नहीं हुआ मगर पेशेंट जो है उसका दर्द काफ़ी बेहतर हो यानी जाता वो भले चलते फिरते वो बोन से बोन रगड़ खा रहे, जी, लेकिन दर्द बट- नहीं हो रहा। जी दर्द नहीं हो रहा है या कम से कम हो गया, मेडिकेशन कम हो गई है, पेशेंट कैन स्लीप वेल एट नाइट, घर के अंदर चल फिर सकते हैं, घर के बाहर किसी हद तक चल सकते नहीं, हैं। सेंसस का मसला भी होता है इसमें। जी देखें, आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अगर पेन नहीं रहेगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर ओनली टारगेटिंग द नर्व्स जो कि पेन पेन को लेकर जा रही सेंसेशन हैं। जॉइंट से लेके आ रही है, नॉट इवन आस-पास से। ठीक है। ठीक है, और उसमें से भी वी टारगेट अराउंड 70-75%। ओके, यानी पेन कम हो जाता है। जी पेन कम हो जाते हैं। इसको यूजुअली हम कंबाइन करते हैं PRP से, आपने नाम सुना होगा जी। अक्सर ख़वातीन। हमें तो स्किन के जी पर्सपेक्टिव स्किन से के पता है और बालों जी के। PRP बेसिकली क्या चीज़ है, ये प्लेटलेट्स हैं। हमारा जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये हम 10, 15, 20 ml ब्लड लेते हैं और उसमें से फिर हम एक ख़ास प्रोसेस से प्लेटलेट्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उन प्लेटलेट्स को दोबारा हम घुटने में या एनी एरिया ऑफ इंजरी उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, अल्लाह ताला ने उनमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं, तो ये खाद की तरह है। ठीक है जी? ठीक है। तो ये अंदर जाके जो थोड़ी बहुत माइक्रो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देते हैं, रिकवरी कर देते हैं। ओके। तो ये दोनों चीज़ें मिला के आई वुड से 90% ऑफ आवर पेशेंट्स, आई हैव डन मोर देन 1000 प्रोसीजर्स इन पाकिस्तान जब से मैं वापस आया हूँ। Alhamdulillah, I would say around 90% of the patients, they're very satisfied with their life, their quality of life has improved. All those patients जो इतने महंगे procedures afford नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो वाकई ये बहुत जी, this would सहूलत be है। this एक would blessing cost है them कि कम around से कम अगर
1/10 of the cost which they would. ओके, अगर वहाँ मतलब पे सेशंस पीआरपी के कितने रिक्वायर्ड होती है? पेशेंट टू पेशेंट वेरी जी, करता है या मैक्सिमम होते हैं? जी बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का प्रोसीजर कर रहे हैं. आप आई नो कॉस्मेटिक्स में थोड़े से ज़्यादा किए जाते हैं. हम यूजुअली 3 to 4 करते हैं. 2 to 3 वीक्स इंटरवल, 1 मंथ में भी कर सकते हैं. जिसमें सबसे पहले आपने वो इंजेक्शंस लगाए जिसमें आपने कहा कि पूरा चेक करके कि एग्जैक्टली पेन कहाँ से ट्रेवल हो रही है, तो उसको सुन कर दिया या डिसेबल कर दिया समहाउ 70-80%. उसके बाद पीआरपी के सेशंस हुए. जी 3 PRP सेशंस. और उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक एंड ऑफ कोर्स रिहैब जो है वो बहुत ज़रूरी है. दैट मींस आपके पट्टे जो हैं वो देखें, अगर आपका घुटना ख़राब हो गया तो द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इज़ योर मसल्स. अगर आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो आप आपका दर्द कम से कम होगा. तभी कहते भी है ना, चाहे वो लोअर बैक पेन है या घुटने की का दर्द भी है, कि नहीं मोबाइल रखें अपने आप को, आप मूवमेंट रखें, एक्सरसाइज करें. जी अब मैं आई वुड डिसएग्री अ लिटिल. अच्छा प्लीज. जी देखें, आपके घुटने अगर ख़राब हो गए हैं, ठीक है ना जी, सो दिस इज़ अ वेयर एंड टेयर कंडीशन. ओके, इसको इस्तेमाल कम आप करें. अगर इतना ज़्यादा चलेंगे तो पहली जो चीज़ घिसी हुई है वो, ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि आप एक्सरसाइज ना करें. ठीक है, वॉकिंग इज़ नॉट ओनली द एक्सरसाइज. ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. जी हम उनको यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि आप या तो बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, या फिर आप साइकिलिंग करें, स्टेशनरी साइकिल. अच्छा वो अलाउ जी वो अलाउ, बिकॉज उसके ऊपर आप इतना प्रेशर नहीं डाल रहे होते ना घुटनों में. उससे आपकी एक्सरसाइज, आपकी कार्डियो भी हो रही होती है और आपके मसल्स भी ओवरऑल एक्सरसाइज करें. और वो जो हैवी एक्सरसाइजेज है ना वो खराब होने से पहले करें ताकि खराब जी, ना हो. ये बड़े जरूरी है. आप जो लोग बैठ जाते हैं जी, ना बिल्कुल. डॉक्टर साहब, यही बिल्कुल. आप भी जब हिस्ट्री लेते होंगे, कॉजेज ये बड़ी होती है. मैंने आपको बताया कि वजन का ज़्यादा होना इज़ अ यू नो बिग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसके अलावा टांगे लोगों की टेढ़ी होती हैं, कभी ज़िंदगी में तवज्जो ही नहीं देते. डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर ज़रूर है, लेकिन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब. ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद किस तरह के दर्द होते हैं, हमें पेन को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, नए नए तरीके कौन से आगे, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन. स्टे विद अस. लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है. मैं शायर हूँ, किसी नफरत को क्या दिल में अमा देता. मैं सहरा में भी होता तो मोहब्बत की अज़ां देता. उर्दू हवाए गुल की तरह रहनवर्द है. उर्दू लिसानियात की दुनिया में फर्द है. उर्दू लिसानियात की दुनिया में फर्द है. उर्दू वली है, मीर है, सौदा है, दर्द है. सहीफा सहीफा मोहब्बत का नूर बना है रसूलान हक का ज़हूर. मोहब्बत ही तौरेत तो इंजील है, मोहब्बत ही आवाज़ जिब्रील है, मोहब्बत ही विजदान और इरफान है, मोहब्बत ही मफ़हूम कुरान.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कौन कौन से नए तरीके इलाज हैं जो हम इंटरवेंशंस की बात करते हैं कि अच्छा इस तरीके से दर्द का इलाज किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर सीखना कि दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमारी मेडिसिन के फील्ड में जिस तरह से तरक्की हो रही है, कैसे हम उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जाहिद रुस्तम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं मजीद। डॉक्टर साहब, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे हम बात कर सकें ताकि लोगों के कंसर्न जो क्लैरिफाई हो सके। अच्छा, अब एक और बड़ा कॉमन मसला, हर बंदे का मसला होगा इस वक्त मेरे ख्याल है स्टूडियो में जो बैठे हैं, वो कहते हैं शोल्डर्स में बहुत दर्द होता है, ये नेक की बैक पे पेन होता है, और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी विंग्स तक वो पेन जो है वो जा रहा होता है जी। इसकी क्या रीजंस होती हैं और क्या ये भी कोई कॉम्प्लिकेशन इख्तियार कर जाता है आगे चल जी? शोल्डर पेन इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, बट इट इज़ वेरी रिवार्डिंग इसका मैनेजमेंट जो है, क्योंकि ये इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट। ओके, ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो शोल्डर पेन वाले पेशेंट्स होते हैं, या तो वो ओवरहेड एक्टिविटी, रेपिटेटिव एक्टिविटीज़, कोई ऐसा काम जिसमें हाथ पंखे साफ करना बार बार, जी, यू नेवर नो, जी, हो सकता ऐसा काम, पेंटर्स हैं या बाकी हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है ना जी, दे वुड डेवलप इंजरीज ऑफ देयर शोल्डर। बॉलर्स जी, स्पेशली बॉलर्स बेसिकली यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखे हुए हैं, कुछ मसल्स हैं, उनके नीचे एक फ्लूइड फिल्ड बैग होता है जिसको हम बर्सा कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट गेट्स इन्फ्लेम्ड और वो काफ़ी पेनफुल होता है, पेशेंट हाथ ऊपर नहीं कर सकता बेसिकली। तो वो अब उसके साथ जब हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, what you have to do is you just have to do the examination, try to find out the structure at fault, and by ultrasound के साथ we go and we put some medication inside, जिससे वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। बट अगेन इट शुड बी फॉलोड बाय रिहैब। ओके, ठीक है जी। इसके अलावा एक और कंडीशन जिसको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है, ठीक है जी। अब फ्रोजन शोल्डर का एग्जैक्टली हमें नहीं पता ये किस वजह से होता है, मगर देखने में ये आया है कि जी वो लोग जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटीज़ वाले लोग जो होते हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। ओके, ठीक है ना जी। इसके अलावा जिन लोगों को चोट लगती है और वो अपना हाथ नहीं हिलाते, उनको फ्रोजन शोल्डर होता है। अब नॉट एवरी पेन इन द शोल्डर इज़ फ्रोजन शोल्डर। आई सी लॉट ऑफ डायग्नोसिस कमिंग टू मी एज फ्रोजन, कंधे पे हाथ रखा नहीं तो फ्रोजन शोल्डर। सही। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और मैं लोगों को इसी तरह ही समझाता हूँ कि जी फ्रोज़न का क्या मतलब है, जम जाना। तो ये पानी की तरह है, ठीक है, पानी बाहर पड़ा है तो पानी है, फ्रिज में रखेंगे जम जाएगा, फिर निकालेंगे फिर पानी बन जाएगा। तो फ्रोज़न शोल्डर भी ऐसे ही है, ये पहले ठीक होता है, फिर ख़राब होता है, फिर ठीक हो जाता है। अगर हम इसका कोई इलाज ना करें फिर भी ये ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक अराउंड 3 years। ओके, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर को इलाज करना पड़ता है, और इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो पेन होता है और एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होती है। जैसे मर्द हैं वो अपने पिछले हाथ जेब से कुछ चीज़ नहीं निकाल सकते, ख़वातीन जो हैं अपना हेयर वगैरह अपने आप को नहीं कर सकती, ठीक है ना जी। तो 2 चीज़ें हैं, बट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट की वजह से हमारे पास लोग नहीं आते। पेशेंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास पेन की वजह से आते हैं कि पेन है, इसको ट्रीट कर दिया जाए। और यूजुअली ये वाला पेन जो है ये दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता। इसके लिए वही करना पड़ता है जो जी। इसमें बेसिकली नहीं, इसमें बेसिकली हम जो है स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगाते हैं कंधे के अंदर, ठीक है। और इसको लिटरेचर में फ्रोजन शोल्डर को स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव आर्थराइटिस भी कहा जाता है। सो 2 to 3 इंजेक्शंस या कुछ और टेक्निक्स है, जिस तरह एक हाइड्रोनीमोडाइलिटेशन है, बेसिकली उसमें हम कंधे के अंदर जाते हैं और जो कैप्सूल छोटा हुआ होता है उसको हम फ्लूइड के साथ और ओजोन गैस के साथ उसको हम खोल देते हैं। ओजोन गैस के साथ ये भी तरीका इलाज काफी आजकल इस पे बात हो रही है कि ओजोन गैस से आप पेन को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? जी बेसिकली ओजोन तो आपको पता है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऊपर रखी हुई है, मगर हम जो ओजोन जनरेट करते हैं वो ओजोन जनरेटर से होता है, ठीक है ना जी। ऑक्सीजन जाती है और मशीन से गुजरती है और ओजोन बन के आ जाती है। अब ओजोन गैस में अल्लाह ताला ने चंद खासियतें रखी हैं। एक तो ये एनाल्जेसिक का मतलब क्या है कि दर्द का आराम देती है, ठीक है। दूसरा इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ठीक है। और तीसरा ये जो हमारे सेल्स के अंदर एक पावर हाउसेज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उनको इम्प्रूव करती है। तो ओजोन जो है इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम कमर के इलाज में भी यूज़ करते हैं और जोड़ों के इलाज में भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिलाते हैं तो इसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर होता है। अदरवाइज़ पेशेंट बेचारे अगर उनको पता नहीं है कि जी किस जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है,
तो वो बेचारे लिंगर ऑन करते रहते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फेयरली कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, बिकॉज एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। जब रात आप सोते हैं, आप सो नहीं सकते, आपको जो है इतना दर्द होता है। कुछ लोग एक बिल्कुल शिकायत करते हैं कि हम जब सो रहे हैं नींद ही नहीं आती, जी, पेन है बिल्कुल, शोल्डर जी, में या बिल्कुल। सर्वाइकल एरिया में। जी, और फिर एट टाइम्स हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बड़ी मुश्किल आती है कि हम पेशेंट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके कंधे के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे तो आप ठीक हो। एक वो स्टीरॉइड से भी अक्सर डर जाते हैं ना कि जी, स्टीरॉइड, एक तो होता है जी। वेट गेन होना शुरू हो जी, जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वाला सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। तो अक्सर जब लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये स्टीरॉइड्स आप लगाएंगे, तो मेरा अगला सवाल उनसे होता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्टीरॉइड्स। कहते हैं जी हमने तो सुना है ये ठीक चीज़ नहीं होती। फिर मैं यूजुअली उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि जी अगर आपके घर में कोई बच्चा है 7-8 साल का, अगर आप उसको चाकू पकड़ा दें तो वो क्या करेगा? सारी बात है, वो बच्चा अपने आप को डैमेज करेगा या किसी और को। और वही चाकू आप अपने घर की खातून खाना उसको दे दें, वो आपको मारने के अलावा जो है आपको डराने के अलावा सब्जी भी काट लेगी। जी, सब्जी काटेगी, बिरयानी बनाएगी, फ्रूट चाट बनाएगी, हैं जी, सब्जियों की और फलों जी, हर चीज़ की, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ बैड, चाकू या बंदा? चाकू बुरा होगा, चाकू ना बुरा होगा, बंदा जो बंदा बुरा हो गया। बंदा बुरा। तो इसी तरह जो स्टीरॉइड्स हैं ये बुरे नहीं होते जी, ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब मुझे कोरोना हुआ, मुझे स्टीरॉइड ना लगते तो आज शायद मैं यहाँ बैठा हुआ ना होता। तो बेसिकली स्टीरॉइड्स जो होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दे आर द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। इसका क्या मतलब है कि जी जितने भी पेन के सोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेन जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इफ़ यू कैन गेट रिड ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन यू कैन गेट रिड ऑफ पेन, ठीक है ना जी। तो हम जो करते हैं बेसिकली थोड़ा सा स्टीरॉयड है वो हम अंडर इमेजिंग एक्सरे के नीचे एग्जैक्टली उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन। तो वी आर डिलीवरिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक तो है। लोगों उसका को बता दे कि वेट गेन उससे होता है कि नहीं जी होता? वेट गेन Concern तब सबसे होगा बड़ा। जब आप लंबे अरसे के लिए खाएंगे, हाँ। ठीक है। एक टाइम इंजेक्ट करने से नहीं जी होता। कुछ भी नहीं, आप हकीमों के पास जाएंगे, ठीक है ना जी, आप कुश्ते खाएंगे, ठीक है ना जी। ये इसमें ये भी बात हो सकती है ना कि ज़ाहिर है हमें तो देखना होता है कि उसका फायदा ज्यादा है कि नुकसान जी ज्यादा है। डेफिनेटली देखिए, अगर अगर फायदा ज्यादा मिल रहा है आपको तो आप weight बढ़ एक रहा है, शॉट आप में manage करें। पेशेंट की पेन को ख़त्म कर देते हैं, उसकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, वो ज़ाहिर है उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज भी करें या फॉर दैट मैटर आप ऐसी डाइट रखें कि आपका वजन जी देखिए, कंट्रोल पानी के अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं बेसिकली इनको भी हम क्या कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। बेसिकली इनका काम भी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स है, इसके पहले हम इनको मुंह से खाते हैं, ये हमारे मैदे में जाते हैं या इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होके वो करते करते जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो अगर हमने 100 मिलीग्राम खाया तो वहाँ 0.5 मिलीग्राम। तो बेहतर नहीं है कि हम एक इंजेक्शन के बिल्कुल उसी जगह पे इतनी दवाई दें जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। बट ऑफ कोर्स one has to be really expert in delivering that medication. Absolutely. क्योंकि अगर आप गलत जगह पे मेडिसिन या स्टीरॉइड्स लगाएंगे उसका नुकसान तो होगा। उससे रप्चर हो सकता है, आपके लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं, आपकी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। Absolutely. तो इसलिए इट शुड बी डन बाय अ पर्सन हु इज स्पेसिफिकली ट्रेन्ड, स्पेशलाइज्ड जो बंदा है। जी बिल्कुल। Absolutely. इसीलिए बच्चे के पास चाकू नहीं पकड़ाना आपने, यू हैव टू गिव द नाइफ टू द राइट पर्सन जो किचन में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ वक्त मुख्तसर है, लास्ट क्वेश्चन। एक बड़ा कॉमन इशू जो कि ख़वातीन ज़्यादा या तो फेस करती हैं या उसकी शिकायत करती हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं, उनसे पूछो तबीयत ख़राब का तो कहेंगे हाँ जिस्म में दर्द हो रहा है। बंदा कहता है मतलब ठीक है, इससे पहले बात है शोल्डर पेन, नी पेन, मतलब दर्द हो रही है। कम जुल्म किया करें ना आप लोग औरतों पे। जी आई वुड एग्री विद हर इन द सेंस कि जी बेसिकली आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इसको हम डिफ्यूज पेन कहते हैं। डिफ्यूज पेन, ओके, ठीक है जी। और इसकी जो सबसे कॉमन कंडीशन है उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अब दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी कंडीशन। अच्छा, मरीज जो है उस बेचारे को जगह जगह दर्दें हो रही होती हैं और वो रियल पेन होता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है दर्द नहीं है, नहीं दर्द है, ओके, ठीक है ना जी। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके आप टेस्ट करवाएंगे, वो टेस्ट सारे नॉर्मल आएंगे। यही तो मसला होता है, घर के लोग कहते हैं तुम्हारे टेस्ट कराएं ठीक निकले सारे। जी बट ऐसे नहीं है। अच्छा, बेसिकली टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं कि जी कोई और कंडीशन ऐसी ना हो, जी डेफिशिएंसी ना हो, या किसी का अगर किसी का ब्लड कम है तो उसको भी थकावट रह सकती है, ठीक है ना जी, उसको भी दर्दें हो सकती हैं। किसी को रूमेटोलॉजिकल कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी अर्ली
वो हैं उसको भी दर्दें हो सकती हैं। तो टेस्ट कराने का मकसद ये होता है कि कोई और कंडीशन ना हो। ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अ डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन। जब आप दूसरी डिजीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हम इस पे आते हैं। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। बेसिकली इसमें जो अनफॉर्चुनेटली इट अफेक्ट्स द वुमेन मोस्टली। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो पेन परसेप्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। थिंग्स विच शुड नॉट गिव यू पेन वो भी आपको दर्द करना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना जी। इसके अलावा चंद चीज़ें और होती हैं। मोस्ट ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको एसोसिएटेड डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह की होती हैं। अब समबडी हु हैज़ डिप्रेशन या एंग्जाइटी है वो क्या करते हैं, अपने मसल्स को हर वक्त टाइट रखते हैं विदाउट इवन, जैसे हमारा हार्ट चल रहा है हमें नहीं पता। तो इस तरह वाली ये ख़वातीन जो अपने मसल्स को टाइट रखती हैं, अपने कंधों के आसपास वाले मसल्स या एनीवेयर, उससे क्या होता है कि मसल्स में नॉट्स लग जाती हैं। आपने नाम सुना होगा ट्रिगर पॉइंट्स या थिंग्स लाइक दैट। अब वो उनको जब ब्लड नहीं मिलता तो उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये एक आप समझें कि डिफ्यूज़ पेन जो है उसकी कंडीशन है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशंस टू हैंडल या ट्रीट करना, बिकॉज पेशेंट जो है वो बेचारा डिप्रेस हो चुका होता है। ही हैज़ बीन टू सो मैनी डॉक्टर्स, उसको जवाब नहीं मिल रहा होता है। इमोशनल सपोर्ट नहीं होती ना, बिकॉज़ एक्सेप्टेंस ही नहीं है एक चीज़ जो जी बिल्कुल। मैं आई वुड से कि मेरी एक बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं ख़वातीन, दे कम विद दिस कंडीशन, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से उन रिजल्ट्स की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आई टॉक टू माई पेशेंट। समटाइम्स एक कंसल्टेशन घंटा ले लेती है, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि जी दिस इज़ रियल पेन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना जी, और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस कि जी हम किसी को ये कहें कि जी हमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। बेसिकली ये एक रीज़न होती है सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आपका पेन जी देखिए ये इंटर रिलेटेड आपस में, ठीक है। तो चंद दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, ठीक है, मगर इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है उसका काउंसलिंग ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा। वी यूजुअली आस्क द पेशेंट टू सी दी साइकोलॉजिस्ट, वो उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करना इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। ये इसमें वो वाली एक्सरसाइज में आप दोनों एक्सरसाइजेस करें। सही। एक चलने वाली जो जनरल रिकंडीशनिंग एक्सरसाइजेस है, कहते हैं ना वर्जिश करने के बाद बंदा शाश बेशाश, बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं इनके ब्रेन में कुछ केमिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। जी देयर यू गो। आप खुश जब होंगे, हैप्पी हार्मोन, खुश रहें, ठीक रहेंगे, खुश ना रहें, खुश रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ये नहीं बैठे बैठे खुश रहेंगे। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम जी, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू योर पेशेंट। एब्सोल्युटली एक इशू है ना, उसको ट्रीट कराएं। और दूसरी बात ये है कि जब हम ऐसे पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं और अगर हम उनको SSRIs, जो अदर वर्ड्स में साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस या एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, अब लोगों की बहुत सारी मिथ्स हैं, वो दवाई नहीं लेते हैं। एक तो वो समझते हैं कि जी हम सोते रहेंगे, ठीक है जी, लेजी हो जाएंगे। जी नहीं, जो सोने वाली दवाइयाँ होती हैं वो हम रात को लिखते हैं, ठीक है। अब जो न्यूरो मेडिकेशंस हैं ये हम दिन को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा उनको होता है कि जी इससे आदत हो जाएगी, बिल्कुल आदत नहीं होती जी, ठीक है। वी गिव इट फॉर 5-6 मंथ्स अप टू 1 ईयर, फिर डिसकंटिन्यू जी, फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और तीसरी चीज़ जो डॉक्टर अक्सर समझाते नहीं है मरीज़ को, वो ये है कि जी इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एटलीस्ट 5 वीक्स के बाद आना शुरू होते हैं। अब मैंने आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, मैंने आपको समझाया नहीं, आप 10 दिन बाद दवाई खाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आप समझेंगे इस डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता नहीं चला, तो आई शुड गो टू अनदर, या इलाज ठीक नहीं हो रहा, चलो इसका छोड़ो, अगले के पास चले जाते हैं। these patients they will come with this much of बिग फाइल, किसके पास भी गए, इसके पास भी गए, इसके पास भी गए। वक्त बड़ा मुख्तसर था, सवाल तो अभी भी हम सबके जहनों में बहुत सारे हैं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा दरिया को कुज़े में बड़े अच्छे तरीके से आपने हर पेन के लिहाज से उसको बंद करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा बस एक ही मैसेज है कि जी अगर आपको कोई पेनफुल कंडीशंस हैं जो ठीक नहीं हो रही, जो क्रॉनिक हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स, सी अ पेन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते थे वो हमने ज़रूर किया आप लोगों के साथ। लेकिन एंड में क्या है, अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहते हैं ना कि सेल्फ केयर, ये अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या आपको और कोई फिज़िकल सिम्टम्स सामने आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, बड़ा ज़रूरत है। और
अच्छी बात ये है कि एक्सपर्ट के पास जाएं। हाँ। ये चीज़ ज़रूरी है, ये नहीं कि फलाने डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ा तो अब जी फलाने के पास चले जाते, वो तो जी हमारा फैमिली डॉक्टर है, उसके अलावा तो हमने किसी के पास और जाना है। डॉक्टर्स के मामले पे शॉपिंग ना करें कि इधर भी गए तो इधर भी गए तो इधर भी गए, डोंट डू दैट। सब्र रखें। हाँ, हैव पेशेंस। इसी मैसेज के साथ के आप पेशेंस रखनी है हर मामले पे। लेंगे आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।